سکون دے گیا آرام دے گیا تو نے جو درد بخشا بڑا کام دے گیا. کیا بات ہے جناب کیا بات. وہ بدگمان میری طرف سے رہے مگر وہ بدگمان میری طرف سے رہے مگر جذبہ خلوص کا یہی نام دے گیا. ان خوبصورت اشعار کے مالک تھے محترم مقام جناب فہیم ممتاز صاحب. جناب سعید انجم صاحب کو میں پڑھو جی علی شان والا مسرت پڑھ دو. کون سا جی چلے صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی کل آ جائے گا جن کا نمبر کل نہیں کن کا جری صاحب کا. ہاں اللہ خیر جناب ممتاز مشتاق کوکر صاحب سے ملتمس ہوں آپ مہمان ہیں ہمارے بلا لیں گے بھائی نہیں سرکار بیٹھے جاؤ آپ ہمارے مہمان چلو صحیح آنکھا منور صحیح بیٹھو مشتاق صاحب بیٹھے جلدی ادھر آ ہماری طرف آ جاؤ. تسیں پڑھ لیا تو ویسے پہ نا صحیح جی میں باقی دوست چلے گئے اردو زبان کے شعراء کرام نے جناب ممتاز العشق کو بڑے خوبصورت انداز نذرانہ عقیدت اور خراج تحسین پیش کیے. میں ایک طویل نظم کا صرف ایک بند پڑھا سائے کی زبان ممتاز العشق خراج تحسین ادب تے کاری ادب تے کاری لفظ بخشن خرید دیوان ادب تے کاری لفظ بخشن خرید دیوان کو سوچ جذبے خیال خوشبوئی لفظ جیدے غلاب دیوان سوچ جذبے خیال خوشبوئی لفظ جیدے غلاب دیوان کو اور جیدے اکھراں دی کالی روشنائی جیدے اکھراں دی کالی روشنائی گھوک اندھارا کو سوچ نہ دے گیا مان ہے وہ قلم کبھی دے اندھارا کو روشنائی دے وے مان ہے گھوک اندھارا کو سوچ نہ دے وے مان ہے وہ قلم کبھی دے دا جیندے کن کور سن نہیں سکتے جیندے کن کور سن نہیں سکتے سینہ بغض و عداوت تو خالی جیندی اکھ ظلم دیکھ نہیں سکتی کلمہ حق دا زبان آدھی ہے توڑے نیزے دی نوکتے ہوئے جیندی اکھ ظلم دیکھ نہیں سکتی کلمہ حق دا زبان آدھی ہے توڑے نیزے بھی نوکتے ہوئے ان کا مذہب حسین ہے لوگو ان کا مذہب حسین ہے لوگو ان کا دل دل نہیں محبت ہے جیڑا ہم توڑی آج بھی زندہ ہے وہ ممتاز العشق جیڑا دے تو شیر اپنے دوستوں کی موجودگی کا فائدہ چاہنے ہیں بادشاہ دا ہے وسیم صاحب بادشاہ دا ہے بہو زور خدا خیر کرے بادشاہ دا ہے بہو زور خدا خیر کرے چھت میں دے گھر دی ہے کمزور چھت میں دے گھر دی ہے کمزور خدا خیر کرے میں جو رڑ رڑ پہ علیحدہ کھڑا سنتا کوئی میں جو رڑ رڑ پہ علیحدہ کھڑا سنتا کوئی نہیں ایدہ ماحول دے وچ شور خدا خیر اور شیر سی گھر دا مالک ویسی فصل چوری دے انسان دے وچ گھر دا مالک ویسی فصل چوری دے انسان دے وچ چور چور آدھے کھڑن چور خدا خیر
बात है, क्या बात है। चोर चोर आते खड़े चोर खुदा खैर और ऊंधी गोत नांगरी रे वाग वाला के खावे ऊंधी गोत नांगरी रे वाग वाला के खावे मोरनी वाग ऊंधी टोर खुदा मोरनी वाग ऊंधी टोर खुदा खैर करे और मेरी फरियाद ऊंधे कन्ने पहुंच सीखी में मेरी फरियाद ऊंधे कन्ने पहुंच सीखी में ले जा कमजोर उनको डोर खुदा ले जा कमजोर उनको डोर खुदा खैर करे क्या बात होता पैदा होता होना सब पैदा हुआ राबता है नामुमकिन और असद पैदा हुआ राबता है नामुमकिन तू हरी चंद ओ लाहौर क्या बात है, 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 आपके जनाब मंजूर असद साहब जो नहायत ही खूबसूरत नस्म और जनाब मुमताज लैशी को जबरदस्त तरीके से खराज तहसीन पेश कर रहे थे और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मुश्ताक खोखर मुजाहिद अदब मुल्तान से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सर मैं कुछ सदारती हुक्म की भी तामील कर रहा हूँ, कुछ सदारती मामले हैं। चलो चलो ठीक जनाब मुश्ताक जिस शहर में सांस दे रहे हैं वहाँ सदारती आर्डिनेंस चलते हैं, तो आज भी उसी की तामील हो रही है। सरायती नज़म के गजल के 3-4 शेर कहंदी कहंदी गाल करे सो इत्था वेदा आवाज जाटे कहंदी कहंदी गाल करे सो इत्था वेदा आवाज जाटे कहको वंटे हाल सुने सो इत्था वेदा आवाज जाटे और पत्थर अग्नि शीशा करके इमे मानते त्रेड़ झले सो पत्थर अग्नि शीशा करके इमे मानते त्रेड़ झले सो कैको वन शीशा निकले सो इत्था वेदा आवाज जाटे और छोटा बहुत अच्छे ठीक है क्या जी खूबसूरत अदीब इस्तेमाल किया, बहुत खूब। और छोटा कर्जा माफ नहीं थींदा थींदन माफ करोड़ा इथ छोटा कर्जा माफ नहीं थींदा थींदन माफ करोड़ा इथ जिने कई पैसो भरे सो इत्था वेदा आवाज जाटे जेड़ा मिंबर बनदे इथूं कोठी वन घिंदे लाहौर जेड़ा मिंबर बनदे इथूं कोठी वन घिंदे लाहौर ओ इथूं जाके उठ वन दे सो इत्था वेदा आवाज जाटे जेड़े दफ्तर दे विच वन्यो सब दी गिची सरिया फेटे जेड़े दफ्तर दे विच वन्यो सब दी गिची सरिया फेटे आकर कहंदी इत्थ भने सो इत्था वेदा आवाज जाटे और ठीक नसन मुश्ताक पे पींदन हुदा चुकन ताई सब सूदन बहुत अच्छे ठीक सब मुश्ताक पे पींदन हुदा चुकन ताई सब सूदन कहंदा कहंदा चक मुंडे सो इत्था वेदा आवाज जाटे इत्था वेदा आवाज जाटे क्या बात है, बहुत अच्छे सरायकी दी बई गजल से बहुत अच्छे बहुत अच्छे अंबारी दी
भाविच सटते सारी बस्ती बम्बारी दी भाविच सटते सारी बस्ती वल इत्था ओ साविल लैसी सारी बाटे और बिशियर नांगा वांगू काली रात डरावे बिशियर नांगा वांगू काली रात डरावे कौन चौदादा चन्न चढ़े सी सारी बाटे और हर मिंबर दा कूड़ा वादा मुफलिस सुन दे हर मिंबर दा कूड़ा वादा मुफलिस सुन दे क्या मुश्ताक को तोड़ निभेसी सारी बातें। अच्छा बहुत अच्छे बहुत जनाब इरशाद बहुत अच्छे मसाइल बयान किए जी बहुत अच्छे जी हाँ दौरे हाजिर के तनकीद से कुछ कीमतें फन कम नहीं होती कुछ कीमतें फन कम नहीं तनकीद से कुछ कीमतें फन कम नहीं होती बढ़ती है मेरी फिक्र सुखन कम नहीं होती और आगोश की राहत से कहो आंख न झपके आगोश की राहत से कहो आंख न झपके नस नस में रची दुख की दुखन कम नहीं होती और था तेरा नसीबा मेरी किस्मत में बिछड़ना था तेरा नसीबा मेरी किस्मत में बिछड़ना ये उम्र जुदाई भी सजन कम नहीं होती और आलाम जमाना के सुलगते हुए पन में आलाम जमाना के सुलगते हुए पन में उसका कुले शब्दों की पवन कम नहीं होती और इन दीन के बेरूह चरागों की लबों से इन दीन के बेरूह चरागों की लबों से तारीखिए माहौल वतन कम नहीं इन दीन के बेरूह चरागों की लबों से तारीखिए माहौल वतन कम नहीं होती और सूरज से जरा कह दो अभी ठहरे के मुश्ताक सूरज से जरा कह दो अभी ठहरे के मुश्ताक एक रात में सदियों की थकन कम नहीं होती दीन के बेरूह चरागों की लबों से इन दीन के बेरूह चरागों की लबों से तारीखिए माहौल वतन कम नहीं होती और सूरज से जरा कह दो अभी ठहरे के मुश्ताक एक रात में सदियों की थकन कम नहीं होती बहुत होगी बेरूह चरागों की लबों से इन दीन के बेरूह चरागों की लबों से तारीखिए माहौल वतन कम नहीं होती। आप थे मुश्ताक खोखर साहब मुजाहिद अदब मुल्तान में हमारे मोहतरम दोस्तों इनकी अदबी खिदमात के तरफ में मुजाहिद अदब जो है वो के नाम से याद किया जाता है और बिला शुबा है कि जिस तरह से अदबी महाफिल के नकात के लिए आप काम करते हैं ये आप ही का हिस्सा है। और अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे एक और मेहमान शायद जनाब डॉक्टर आसिफ अहमद साहब से आप मुल्तान से तशरीफ लाए।
उम्मीदों के फूल खिले हैं, आस की कलियां चटकी हैं, कलियां चटकी हैं। बरसों बाद उसे देखा तो आंखें किसने झपकी हैं। उम्मीदों के फूल खिले हैं, आस की कलियां चटकी हैं। बरसों बाद उसे देखा तो आंखें किसने झपकी हैं। और उसने अपने खत में मुझको कितने दर्द से लिखा है। उसने अपने खत में मुझको कितने दर्द से लिखा है। अब तो गांव आया करना, अब तो सड़कें पक्की हैं। उसने अपने खत में मुझको इतने दर्द से लिखा है। अब तो गांव आया करना, अब तो सड़कें पक्की हैं। और ये जो जारी है एक सफर मुझ में, कौन फिरता है दर बदर मुझ में। ये जो जारी है एक सफर मुझ में, कौन फिरता है दर बदर मुझ में। और उसने अपने लिए बसाया है जो आबाद एक नगर मुझ में। उसने अपने लिए बसाया है जो आबाद एक नगर मुझ में। जब भी चाहे वो आता जाता है, जब भी चाहे वो आता जाता है। उसने खोले हैं ऐसे दर मुझ में। जब भी चाहे वो आता जाता है। उसने खोले हैं ऐसे दर मुझ में। और रात ठंडी है मेरे सहरा की, रात ठंडी है मेरे सहरा की। तू कभी शाम को उतर मुझ में। रात ठंडी है मेरे सहरा की, तू कभी शाम को उतर मुझ में। और शाम को उतर। मेरी परवाज़ से जो खायफ है, मेरी परवाज़ से जो खायफ है। मुझको बैठा है बांध कर मुझ में। मेरी परवाज़ से जो खायफ है, मुझको बैठा है बांध कर मुझ में। और मेरी अपनी अना का पैकर था, मेरी अपनी अना का पैकर था। ये जो बिखरा है टूट कर मुझ में। मेरी अपनी अना का पैकर था, ये जो बिखरा है टूट कर मुझ में। बहुत अच्छे, क्या बात। और उसकी आंखों ने बीज फेंका था, उसकी आंखों ने बीज फेंका था। और उगने लगा शजर मुझ में। उसकी आंखों ने बीज फेंका था और उगने लगा शजर मुझ में। और मैं तो आसिम हूँ उसका आईना, मैं तो आसिम हूँ उसका आईना। मुझको आता है वो नजर मुझ में। उम्मीदों के फूल हैं, आस की कलियां चटकी हैं। उम्मीदों के फूल खिले हैं, आस की कलियां चटकी हैं। बरसों बाद उसे देखा तो आंखें किसने झपकी हैं। और उसने अपने पहले खत में कितने दर्द से लिखा है। आपने बढ़ा दिया ज्यादा। उसने दर्द ऐसे ही होता है। उसने अपने पहले खत में कितने दर्द से लिखा है, कितने दर्द से लिखा है। अब तो गाँव आया अब तो गाँव आया करना, अब तो सड़कें पक्की हैं। आप डॉक्टर आसिम अहमद अभी अपना खूबसूरत कलाम डॉक्टर आसिम अहमद हमारी नजर कर रहे थे। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और निहायत अच्छी शायरी हमें सुनने को मिली। अब मैं आपको लिए चलता हूँ हमारी बैलसी की पहचान जनाब मोहम्मद नवाज जरी साहब। जनाब मोहम्मद नवाज जरी से मुल्तमिस होकर स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना कलाम नजर करें।
फिर सबको सवाब देने अगर आप सुन रहे हैं तो फिर इधर तवज्जो करें, आप तो अपने आप बात ही करने लगे। मेरी मजलिस अजीज कदर वसीम मुमताज मुहिब्बी फैज़ मुमताज मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इस्लामी, मैं आपको सुनाने से पहले गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि मुझे अपने उस्ताद मुमताज़ुल रशीद साहब की किताब मलिक मुश्ताक हुसैन साहब एडवोकेट ने कुछ अर्सा पहले दी थी। उन दिनों मैं इस पढ़ाने के सिलसिले में बहुत मशरूफ रहा और अपने उस्ताद का कलाम सच से देख सका। इसके बाद फिर मुझे गायबन पिछले एतवार संग जाना पड़ा और शायद उसी रात को तकरीबन रुनमाई भी थी मेरे उस्ताद के कलाम की, जिससे मैं महरूम रहा और मेरी हसरत रही। उसकी वजह यह थी कि मैंने जंग में अगले दिन सुबह एक केस में पेश होना था और आज भी मेरे साथ वही बात हुई है कि आज भी तकलीफ थी और कल मैं गया हुआ था जंग में और आज भी उसी केस में मुझे बहस करना थी बतौर वकील। और अफसोस इस बात का है कि जज साहब ने जो हुक्म सुनाया वो तकरीबन 4 बजे के करीब जाके सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जाना वहाँ कामयाब रहा और वहाँ से मैं फौरन मुसलसल 6 घंटे के सफर के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। ब्रीफ केस बतौर सबूत मेरे साथ है और सिर्फ इसलिए भी मैं यहाँ आया हूँ कि मेलसी ही में मेरे उस्ताद के कलाम की तकरीब हो रही और रुनुमाई की और मैं महरूम हो जाऊँ तो ये मलाल मुझे सारी उम्र रहता है। बातें तो मैं बहुत कहना चाहता हूँ लेकिन अफसोस है कि ये हमारे महबूब साहब की जो लाइट है वो चली गई है। वो कहते हैं कि मेरी राड उड़ गई हैं। थोड़ा सा भी ऐसे हो जाएगा ऊपर मशीन टूट जाएगा ऐसे छेड़ा दो थोड़ा सा ध्यान ले आए तो जरा ज्यादा बोला। जी हाँ बिल्कुल तेज जो यहाँ पर इंतजाम यहाँ से कर ले तो इस शहर पे कर ले। अच्छे जैसे मैं आया था वैसे तबस्सुम ने देखा था मुझे आते हुए जब ये गुफ्तगू हो रही थी कलाम के हवाले से, किताब के हवाले से, साहिब किताब के हवाले से, तो मुझे उसे बुला लेना चाहिए था तौफीक खान साहब के फौरन बाद, लेकिन शायद इन्हें मालूम नहीं था। असल में वो स्टेटस का ख्याल है कि स्टेज खत्म हो चुका था। स्टेटस की बात नहीं है, मेहमान पढ़ चुके थे उसके बाद नीचे से मेरा ख्याल है मुशायरे की तकरीब तौफीक खान साहब मेरे बेटों के बराबर हैं, मुझसे बड़े नहीं हैं। इस वक्त में मेहमान जैसा वैसे में एक मैं बात बताऊं, ना तो मुझे ये इल्म था कि आपने यहाँ पढ़ना है, ना मेरे पास फहरिस्त में नाम था, और दूसरा वो जो अली हुसैन कह रहे हैं वो बिल्कुल बैन ही है, कोई बेटा है या बरखुरदार है या बाप है, लेकिन जब यहाँ स्टेज पे उसकी हैसियत तब्दील हो जाती है तो उसी का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल सही है, सही। और क्योंकि आप हमारे ब्रीफ केस आए इस वजह से जो है ना वो जरा ये बात है कि वो मैं बता रहा हूँ कि मैं मुसलसल जो है सफर से आ रहा हूँ, सफर में रहा हूँ, आज भी सफर में रहा हूँ, थकन भी है, लेकिन मैं ये बातें चंद जरूरी जो है वो करना चाहता था।
ایک تو یہ کہ جی سر جہاں تک عزیزی وسیم کی بات ہے تو یہ تو میرے گود کے کھلائے ہوئے ہیں، بالکل بالکل، کیونکہ ان کے والد صاحب میری ہی گلی میں رہائش پذیر تھے، ہمسائے تھے، اور جب چھوٹے شیر خوار تھے والدہ کو تنگ کرتے تھے تو ان کی والدہ مجھے دے جاتی تھی، تو میں انہیں کھلا کر اور اپنے ساتھ سلا لیتا تھا. یہ باتیں. اور دوسری بات یہ کہ میں جب یہ پھر ممتاز العشی صاحب متعدد بار یہاں سے لوگ کے آتے رہے ہیں اور میں ان سے یہاں ملتا تھا، اصلاح کلام کے لیے جاتا تھا، تو میرے ذہن یہ بھی لگایا گیا کہ بچوں کو پڑھاؤ. تو اس طرح وسیم اور ان کی جو بہنیں ان کو بھی میں پڑھاتا تھا. تو اس طرح یہ میرے شاگرد ہیں جو خود تسلیم کرتے ہیں فضل. حالانکہ میں ان باتوں کو بھول چکا تھا، انہوں نے تو مختلف اوقات میں اپنے دوستوں کو فخر کے ساتھ یہ بات بتائی اور وہ کہانی بھی سنائی کہ میرے جیسا تصدی آدمی، تصدی اسٹوڈنٹ مانیٹر کیسے بن گیا. اچھا خیر، یہ تو ایسی باتیں ہیں. دوسری کہ جب بھی ایسی صاحب یہاں آتے تھے نا اتنے لاپرواہ تھے کہ اپنے کلام کو کبھی محفوظ نہیں رکھتے. میں نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح ان کا کلام ظاہر ہو رہا ہے تو میں ان کے پیچھے لگا رہتا تھا. یہاں ایک آفیسر کلب تھا جس کا نام و نشان نہیں ہے ریلوے روڈ پر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر امیر چٹائی صاحب کا جہاں کلینک ہے این اس کے سامنے روڈ پر چار دیواری کے اندر کمرے بھی تھے، وہاں وہ آفیسر کلب کھلاتا تھا، وہاں تھا، اور وہاں وہ روز ایشی صاحب جایا کرتے تھے. ہم ان کو زیادہ تر ایشی صاحب کہا کرتے تھے، استاد جی کہتے تھے، لیکن لوگوں نے ان کو ممتاز کے نام سے کم اور ان کے استاد کے نام سے واہ. میں یہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ صاحب کتاب کی کئی باتیں جو نجی قسم کی ہیں اور میرے سامنے رہی ہیں اور جو کہیں بھی ریکارڈ پر نہیں ہیں، میں آپ کے روز گزار کرنا چاہتا ہوں. ان کے صاحبزادوں کے بھی میں آ جائیں گے. باتیں بہت ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اختصار سے بات کی جائے، کیونکہ میں خود ان پر کئی مضامین لکھنا چاہتا ہوں. ایک نہیں کئی مضامین لکھنا چاہتا ہوں مختلف عنوانات کے تحت، کیونکہ ایک تو کتاب پر میں نے لکھنا تھا. آپ میلسی والے تو جانتے ہیں کہ نہیں آپ لکھ جانتے ہیں جی، یہ کوئی بات نہیں. فن کے حوالے سے کہ میں اردو شاعری کے فن کے متعلق جس طرح کی باتیں کرتا ہوں آپ کے سامنے ہیں، تو جب میرے استاد کی بات ہو تو میں کیسے صحیح بات ہے، اس بات کو نظر انداز کر سکتا ہوں. ہاں بالکل. میں اپنی ایک یہ بھی بات بتاتا ہوں کہ میں نے شاعری کا آغاز سن 1958 میں کیا. سب سے میری مکمل اگر غزل ہے کوئی تو وہ 58 میں کہی تھی، لیکن ممتاز العشی صاحب کا میں اگر شاگرد باقاعدہ بنا ہوں تو وہ 1962 میں بنا ہوں. اور میرا تخلص جری جو ہے انہوں نے رکھا ہے، میں نے خود نہیں رکھا. بہت خوب. ایک غزل کی اصلاح کے دوران انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار اتنے سادے سے بھولے سے آدمی ہو، یہ ناموں سے بڑی تبدیلی آتی ہے. تو میں آج سے تمہارا تخلص جاری رکھ رہا ہوں. اس لحاظ سے یہ میرا تخلص تاریخی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ پیچھے جائیں اردو ادب کی تاریخ میں
تو دبستان لکھنؤ یا دبستان دہلی کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ وہ زمانہ مغلیہ دور کے زوال کا زمانہ ہے، لیکن اردو شاعری یا اردو ادب کے عروج کا زمانہ. تو اس وقت جو بھی لوگ شاعری کی طرف آتے تھے باقاعدہ استاد کی خدمت پہ پیش کی جاتے تھے، اور استاد ہی تخلص تجویز کرتا تھا اور اس کی اصلاح بھی دیتا تھا. تو یہ ایک روایت تھی، اور میں یہ فخر کرتا ہوں کہ وہ روایت مجھ پر بھی آئی اس پاکستان میں، اور میرا تخلص میرے استاد نے رکھا، میں نے نہیں رکھا. اور میں نے وہ تاریخ نوٹ کی جو 11 اکتوبر 1962 تھی، اور آپ میں سے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تخلص کس تاریخ کو رکھا. اگر کسی شاعر نے رکھا ہے، کسی ادیب نے تخلص رکھا ہے، پر ایسی اگر اس کا وہ نام نہیں ہے اس کا تخلص، تو یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کس تاریخ کو تخلص رکھا گیا. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا تخلص میرے استاد نے رکھا 11 اکتوبر 1962 کو. یہ مجھے اجازت ہے. حافظہ کی بات ہے اور زیچا کے بھی ماہر ہیں ماشاءاللہ. اچھا ایک اور بات کہ ممتاز العیشی صاحب 3 استادوں کے شاگرد تھے، یہ بھی شاید ہم لوگ جانتے ہیں. ممتاز العیشی صاحب 3 استادوں کے شاگرد تھے. سب سے پہلے استاد ان کے تھے نواب صاحب کیلوی شاگرد تابع. اس طرح ان کا تعلق دبستان دہلی سے بنتا. دوسرے ان کے استاد تھے یاش یگانا چنگیز، عظیم آباد. بہت بڑے نام ہے جی، بہت بڑا نام. اور تیسرے یا آخری ان کے استاد تھے علامہ عیش. یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی، اس کا میں خود گواہ ہوں، اگر اس کو معلوم نہیں. وسیم صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے لیے نئی بات ہے. اب یہ دیکھیں کہ علامہ فیروز پوری جو ہیں ان کا دبستان لکھنؤ سے تعلق ہے، اور نواب صاحب دہلی کا دبستان دہلی سے تعلق ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ممتاز العیشی صاحب کے والد دہلی میں ملازم تھے اور وہاں وہ ان سے وہ اصلاح رہی، تو میں نے ایک دن یہ پوچھ لیا کہ جی کوئی ایک ایسا شعر سنا ہے جو نواب صاحب دہلی سے اصلاح کیا گیا. تو میں ایک شعر بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا کہ دیکھ کر کالی گھٹا مستوں میں کو رام اٹھا. دیکھ کر کالی گھٹا مستوں میں کو رام اٹھا. ساقیا جام اٹھا جام اٹھا جام اٹھا. تو یہ جہاں تک اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ علامہ عیش فیروز پوری بھی 3 استادوں کے شاگرد تھے. یہ بات ضروری ہو جائے گی. یہ جو تاریخ ہے جی مکمل تاریخ ہے جی، مکمل تاریخ. اچھا یہ وسیم صاحب جہاں بیٹھے ہیں، میں نے ان کو سلسلہ استاذ و تلمیذ دیا کہ آپ یہ جب شائع کریں نا کلام ان کے ساتھ شائع کرا دینا، لیکن وہ شائع نہیں ہوا. اب یہ معلوم نہیں ان سے گم ہو گیا ہے، یہ کیا ہوا. یہ گھر آئے تھے تو میں نے کہا کہ یار یہ یادگار چیز میں آپ کو دیتا ہوں، یہ میرا حصہ اس میں چھوڑ دیں کیونکہ میں نے جو بنایا ہے شجرہ یہ جاتا ہے اوپر دبستان پہ. اصل میں ادھر سے ایک آواز آئی ہے کہ تمام بات کرنے دو. نہیں سنیں گے، ہم سنیں گے. سنا دیجیے شوق سے سن رہا تھا. میرے دوست
तीन की तादाद पूरी करें। तीन में ना 13। अच्छा दो उस्ताद वो भी मैं बता दूं कि मैं 1963 में अदीब फाजिल का फाजिल उर्दू जिसे कहते हैं दादे रहा था, उसके तनकीद के पर्चे में एक सवाल आता था कि शेर की तकनीकी की और बहर का नाम बताओ। क्या बात। तो मैंने कहा कि जनाब ये तो आप मुझे सिखाएं कि ताकि मेरे 20 नंबर, और फिर वो कंपल्सरी सवाल होता था, ये एक ज्यादती थी कि शेर की जो तकदीर करें और बहर का नाम बताएं। तो मैंने कहा जी ये कहने का यार मैं इल्म उर्दू नहीं जानता। मैंने कहा जी अच्छी किताब ले लें, आप पढ़ के मुझे समझाएं। तो किताब पढ़ी, कहने लगा भाई शेर मी गोयम पे अज़ाबे हयात। मैंने कहा जी ठीक है, मना गाना फाइलात। मैंने कहा जी वो 20 नंबर का सवाल है हुआ है मेरा। कहने लगा अच्छा, इत्तेफाक से एक आदमी यहाँ ऐसे आए हुए हैं जो तुम्हें इल्म उर्दू सिखा दें। और इसमें साहब ये उनको जानते हैं और पता भी है। वो मुझे यानी ऐसी सब खुद फयाज पानीपत अली के पास ले गए जो अकबर इलाहाबादी के शागिर्द थे। और वो ले गए तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है शायरी जानता है लेकिन ये रूस सीखता है और आप इल्म में आया है क्या जानते हैं। फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने कहा जी बारी बारी पे सबने एक गजल सुनाई, गजल ये वो। तो मुख्तसर ये है कि उन्होंने मुझे उनकी शागिर्दी में दे दिया और वहाँ जाहिर है कि फिर कोई ऐसा उन्होंने मेरे साथ जो अवकात मुकर्रर किए, उनके बेटे जो थे वो यहाँ तहसील बंदोबस्त थे, उनके मकान पर जाता था, फिर उनसे वो सीखना सिखाना रहा वगैरह वगैरह। अच्छा एक और आम बात, मैं जो बातें कर रहा हूँ ना आज इंतहाई जरूरी, बिल्कुल इंतहाई जरूरी, लेकिन माजरत के साथ मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहीं अपने कोई एडजस्टमेंट है वो कर ली। क्या आपकी एडजस्टमेंट है? मैं करके आप ये बातें करें और आपको ये बातें मिलेगी भी नहीं। अच्छा जी चलो छोड़े, अच्छे को क्या बात है, मेरे उस्ताद की बात हो रही है और ये बातें मुझे ऐसे सुनाता है। भाई पानी इन्हें भी पिला देना, खाओ साहब। हाँ जी इरशाद जी इरशाद। अब दिमाग में आग लग रही है। नहीं सर नहीं, शेर सुना दे फिर हो जाएगा। नहीं 2 शेर सुना इसके बाद आप तीसरे अब ये एक और बात मैं बता दूं अजीजी वसीम को भी फेम को भी कि परसों इत्तफाक से मुझे एक ऐसी केसट मिली है जिसे मैं ये समझता रहा कि इसमें लता के गाने भरे हुए हैं, लेकिन शुरू में एक गाने के बाद जब मैंने सुना तो उस्ताद का कलाम था और मुझे याद आया कि ये 20 साल पहले का एक ऐसा इंटरव्यू है कि जिसमें उन्होंने हमें वो नज़में, नातें, गजलें, कतार सुनाए जिनमें से अक्सर इसमें हैं लेकिन ऐसे भी हैं जो किताब में नहीं छप सके। दूसरे लफ्जों में उनका वो गैर मतबूआ कलाम जो है वो मेरे पास महफूज है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको शायद कराऊं और हो सकता है कि दूसरे एडिशन में वो मजीद उसमें नहीं, ये अलग छपवाना चाहिए, आप जिम्मेदारी को पूरी करते हैं। उस्ताद का हक है ना। तो ये अब ये इत्तेफाक देखिए 20 साल का वो अंदाजा लगाया मैंने कि ये बहुत केसट पुरानी और ये पता नहीं कहाँ इत्तेफाक से वो निकला ही। वो उसमें अब मैंने कुछ नोट भी किया और ये कागज इत्तेफाक से मेरे जेब में भी है
चलने की मेरे ख्याल अगर इजाजत दें तो जनाब हम उसके बाद ये कागज फहीम भाई के हवाले कर दीजिए। नहीं ये इनकी समझ में नहीं आएगा, अभी इसमें मुझे कुछ और इजाफा करना है। अच्छा क्या अपनी तरफ से लिखेंगे? मजमून की सूरत में। अच्छा मैं जो किताब पर लिखना चाहता था या लिखना तो मैंने इसके चंद उन्वानात अपने पहला जो मेरा मजमून होगा इन पर मुमताजुल ऐशी की नात कोई, दूसरा गजल को मुमताजुल ऐशी, तीसरा उन्वान है मुमताजुल ऐशी की शाहदार नज़्में, और अगला उन्वान है मनाक़िब बसलाम और मुमताजुल ऐशी, और अगला है कि मुमताजुल ऐशी इब्तिदाल नगारी, रुबाई को मुमताजुल ऐशी, फर्दियात मुमताजुल ऐशी और मुमताजुल ऐशी कसरा की कलाम। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पर जो अलग-अलग मज़ामीन की सूरत में वो लिखूं, और ये मुझ पर एक कर्ज है मेरे उस्ताद का, उतारना चाहता हूँ, और ये शायद अगर अल्लाह करे कि दूसरे एडिशन में ये सब बातें आ जाएंगी। इस वक्त ज़हन में बातें भी बहुत आ रही हैं, लेकिन यहाँ मैं क्या बड़े दुश्मन हो रहे हैं। सुने भाई दिल में एक बात मैं वो डालता जाऊँ कि यहाँ वो जो कई बातें नहीं आई हैं, बस ये भी उन्होंने उसी शुरू में बताई है कि नगर नगर उमर उमर इस तरह के मनाक़िब भी मेरे कहे हुए हैं, या गली गली अली अली, ये भी मेरे कही हुई हैं जो बहुत मशहूर हुई उस दौर में जब मैंने वो कही थी। गली 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 अली अली तो इस तरह के मैं सिर्फ जो इस किताब में नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि एक दो बंद जो है वो मैं नोट कर सका हूँ। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलाम, इसमें सिर्फ एक किताब है, जबकि मैं आपको उसके साथ दो शेर नबी, हालांकि ये पूरी नज़्म उसमें मुनतबत है, हाँ जी, जो उन्होंने कही थी इसी वक्त वो जाहिर हो गई, लेकिन जो रिकॉर्ड पर है वो मैं आपके सामने पेश करूँ। चौथे काबा में वो काबे का मकी पैदा हुआ, चौथे काबा में वो काबे का मकी पैदा हुआ, जिसके सजदों को तरसती थी जमीन पैदा हुआ। और ये शेर इस किताब में है कि मैं जमीन पैदा हुआ, कि मैं गुलामे हैदरे करार, ये दावा कहाँ, हाँ मगर कमबर से मुझको है ये निस्बत बेगुमान। और अगला शेर है इसी निस्बत से मेरे लब पे ये हरफे जली, ये शेर देखें आप, कि है इसी निस्बत से मेरे लब पे ये हरफे जली, या अली या अली या अली या अली। ये इस किताब में सिर्फ एक शेर बीच वाला वो है, इससे आगे पीछे के ये दो शेर इसमें हैं। क्या बात है जी, ये उनकी दर्जात बुलंदी के लिए है जी, माशाल्लाह। एक और गजल का भी शेर मैंने यहाँ लिखा जो इसमें नहीं है, सिर्फ एक शेर गजल का है, और वो चकीदा
یا اس طرح کا ہے وہ ایک غزل ہے ان کی بڑی مشہور ہے. افسیس کے زاویوں کے منظر بن جاتے ہیں اشک و خون چکیدہ. یہ اس میں شعر ہے. اور ایک ان کی بڑی شاہکار نظم ہے مجبوری جو اس میں شائع ہوئی ہے, لیکن اس میں 5 اشعار ایسے ہیں جو درج نہیں ہیں. اب یہ معلوم ہے کہ وسیم صاحب نے نکالیں دلستہ, یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ میں صرف اس کا تعارف کر دیتا ہوں. ہاں وہ میلسی میں لکھی گئی تھی اور کسی باغ میں لکھی گئی تھی, کیونکہ جو اس کی منظر کشی ہے اس کا تعلق اسی باغ سے ہے کہ وہ یہاں سیر کرنے کے لیے جب آئے تو یہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو مخصوص صورت میں انہوں نے یہ اپنی نظم مجبوری میں لکھا ہے. اس کا پس منظر تو لمبی چوڑی بات ہے. پس منظر یہ ہے کہ حکیم اعجاز صاحب اگر کوئی آپ میں سے جانتا ہو تو وہ ایسی صاحب کے بڑے گہرے دوست تھے, اور ایک مرزا حبیب تھے جو مرزا اعجاز بیگ کے سسر ہیں, وکیل کے ایڈوکیٹ کے وہ سسر تھے. ان کے بڑے گہرے, ان کے ساتھ وہ اکثر سیر کرنے کے لیے ادھر اس باغ میں آیا کرتے تھے. یہی تھا اس وقت کی تفریح. تو ان کے یہ جو متعلقہ اشعار ہیں, اور ایک بہت اس میں رنگین شعر ہے جو میں میرا خیال انہوں نے جب نہیں چاہا تو میں بھی نہیں چاہتا. اجازت دے دی ہے آپ کی طرف سے اجازت ہے نا جی. اب یہ دوسرے نمبر کا شعر ہے. وہ پہلے جو آغاز کرتے ہیں وہ حضرت اعجاز بھی ہمراہ تھے مدتوں جو سیر گلشن میں رہے, اور قابل نظارہ تھے مرزا حبیب, ہو رہے تھے خندہ گل کے رقیب. تو الغرض سب صاحب اوصاف تھے جانب گلشن روانہ ہو گئے. یہ اشعار اس میں نہیں. اور صاحب واقعی آپ نے بڑی چن چن کے رکھی ہوئے اچھا وہ جس خاتون کا ذکر ہے اس میں, تو اس کا ایک شعر دیکھیں کہ گویا وہ خود سوز تھی اور خود ہی ساتھ سلسلہ جنبانی راز و نیاز. تو یہ بہت طویل نظم ہے اس کی بڑی جوانی کیونکہ وہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے. مجازی عشق نہیں ہوگا کیسے شاعر بنے گا جی. ہاسیا تو شروع منقبتیں ہیں. ان کا ایک بند جو ہے جو یہاں نہیں ہے وہ انہوں نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ چھوٹے نبیوں کو جہنم میں گرانے والا, مرتدوں کو خشو خاشاک بنانے والا, دوش پر بار رسالت کو اٹھانے والا, بار میں ساتھ نبوت کا نبھانے والا, لب ممتاز پہ ہے اس کی امامت کو سلام, جو بنا اذن نبوت سے نبوت کا امام. تو یہ میرے خیال میں یہ بند کی ایک جو ہے وہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ جس کا ایک مصرع تھا تشدد الکفار عمر, تشدید الکفار عمر ہر عظمت کا معیار عمر. اس میں ایک بند جو نہیں ہے میں وہ پوچھ لوں. وہ ہر میدان میں اترا ہے, وہ ہر میدان میں اترا ہے, داماد علی و زہرا ہے. یہ کون ہے؟
नहीं देखिए सफर कर गया वो हर अंदाज से प्यारा है कल्ब नबी का प्यार उमर ये भी मेरे ख्याल इसमें तो इस तरह और भी कोई गजलें हैं उनकी एक करीब बात उनकी नज़्म है उसमें भी कोई शेर नहीं है जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं क्योंकि मेरे ख्याल में मैं मजमून की सूरत में जब लिखूंगा इंशाअल्लाह अभी ये कुछ और बातें भी कही हैं तो मैं ये सिर्फ एक शेर अपने उस्ताद की नजर कर रहा हूँ क्योंकि बातें बहुत हैं आप भी जानते भी नहीं है आप भी तंग है मेरे साथी तंग है मुझे तंग है तो हाँ जी एक शेर जो है कि बारीकियां कहाँ हैं जरी तुम में जो कि हैं बारीकियां कहाँ हैं जरी तुम में जो कि हैं मुमताज के कलाम में जो है जहाँ से दूर बारीकियां कहाँ हैं जरी तुम में जो कि हैं उस्ताद के कलाम में जो है यहाँ से दूर शुक्रगुजार हूँ नवाज जरी साहब का उन्होंने हमें इस तकरीर को आगे बढ़ाने का मौका दिया और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जी इनकी नवाजिश है कि मैं तकरीर को आगे बढ़ा सकता हूँ मैं मुल्तमिस हूँ आज की इस तकरीर के सदर जनाब वसीम मुमताज साहब से कि वो जनाब मैं सिर्फ एक कथा पेश करके इजाजत चाहता हूँ पहले कथा उसके बाद फिर गजल सुनने के लिए आए थे हम हदीसे दिल ज़ुबान तक आ गई है खामोशी अफ़वाह तक आ गई है मुझे डर है तेरी रुसवाइयों का मोहब्बत अब यहाँ तक हदीसे दिल ज़ुबान तक आ गई है खामोशी अफ़वाह तक आ गई है मुझे डर है तेरी रुसवाइयों का मोहब्बत अब यहाँ तक आ गई आग ही का नया अंदाज कहाँ से लाऊं फिक्रे जनू साज कहाँ से बात अंजाम तलक भी कभी आ पहुँचेगी बात अंजाम तलक भी कभी आ पहुँचेगी सोचिए नुक्ताए आगाज कहाँ से लाऊं बात अंजाम तलक भी कभी आ पहुँचेगी सोचिए नुक्ताए आगाज कहाँ से लाऊं जुम्बशे तारे लगे जा की कसम खाता हूँ जुम्बशे तारे लगे जा की कसम खाता हूँ गीत मौजूद सही सास कहाँ से जुम्बशे तारे लगे जा की कसम खाता हूँ गीत मौजूद सही सास कहाँ से लाऊं घर की दीवार ही जब राज को अफशा कर दे घर की दीवार ही जब राज को अफशा कर दे मैं तेरे से अहद में हम राज कहाँ घर की दीवार ही जब राज को अफशा कर दे मैं तेरे से अहद में हम राज कहाँ से लाऊं तारे शौक पसंद याद मुझे कहता है तारे शौक पसंद याद मुझे कहता है पर बुरीदा हो तो परवाज कहाँ से तारे शौक पसंद याद मुझे कहता है पर बुरीदा हो तो परवाज कहाँ से लाऊं उनसे इजहार तमन्ना तो किया मैंने वसीम लबे इजहार का एजाज जुम्बिशे तारे लगे जहाँ की कसम खाता हूँ जुम्बिशे तारे लगे जहाँ की कसम खाता हूँ गीत मौजूद सही साज कहाँ से लाऊं और घर की दीवार ही जब राज को अफशा कर दे घर की दीवार ही जब राज को अफशा कर दे फिर मैं इस शहर में हम राज कहाँ से
आपके हमारी इस तकरीब के दूल्हा जनाब वसीम मुमताज साहब, क्योंकि सदारती ऑर्डिनेंस चल रहा है, सो हुक्म की तकमील करते हुए तामील करते हुए अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे आज की इस जनाब खुर्शीद बेग वैसी साहब काबिल एहतराम वसीम मुमताज और फहीम मुमताज और अपने मेहमानों की नजर सिर्फ एक शेर सहराए तखय्युर में सरोवर की तरह था। मैं साहिब तकलीफ की बात कर रहा हूँ। सहराए तखय्युर में सरोवर की तरह था वो शख्स मोहब्बत के समंदर सहराए तखय्युर में सनोबर की तरह था, सनोबर की तरह था। बड़ा अच्छा शेर है, मैं इसे मर्द के साथ थोड़ा सा तकलीफ करूंगा क्योंकि सहराए तखय्युर में सनोबर की तरह है वो शख्स मोहब्बत के समंदर की तरह है। ये आज के लिए कहा जा रहा है शेर उसी तरीके से है। और अब मैं मुल्तमिस हूँ आज की इस महफिल मुशायरे के आखिरी शायर बुजुर्ग शायर जनाब हशमतुल्लाह देहलवी साहब। सन 1954 में मैक्सिको शेख लाए और मैं उनका बहुत उसी दौर से यानी मेरी उनकी दोस्ती भी थी और शेर व शायरी से बाहर पूरे शतरंज का शौक था और मैं भी शतरंज खेला करता था। इस सिलसिले में मेरी उनकी यानी बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा है। मैं मुल्तान भी जाता रहा हूँ, वो भी आते हैं। और ये वसीम मुमताज नहीं पैदा हुए मेरे पड़ोस में, उस वक्त हम शतरंज ही खेल रहे थे कुछ भी है बहुत कुछ प्लेटफार्म से बहुत बड़ा अब मैं मुमताज साहब का कदम सुनाता हूँ। जब बहार आई रहगुजारों पर, जब बहार आई रहगुजारों पर आग बरसी जिगर फिगारों पर, जब बहार आई रहगुजारों पर आग बरसी जिगर फिगारों पर, हाथ में फूल पाँव में कांटे, हाथ में फूल पाँव में कांटे, हक हमारा भी है बहारों पर, हक हमारा उन्हीं का। राजा था अगर तख्त हजारे का कोई, राजा था अगर तख्त हजारे का कोई, मुल्तान का मुल्ताज हसीन मैं भी हूँ। अब ये मैं अपने ये तो मैं अपना सुनाऊंगा उनका शेर तो बड़ी लंबी लंबी में। अब मुझे मेरा हाथ साथ नहीं देता, ये तो अपने शेर याद रहते और उनकी शायरी तो मेरे सामने सारी। बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस वक्त तक जी आपने इस वक्त तक हमारी महफिल को रौनक बख्शी। हमारे पास जनाबे मुमताज लैशी साहब की कुछ किताबें मैं अभी जिंदा हूँ जिसकी आज तकरीब पजीर आई और तकरीब रूनुमाई आज यहाँ तरतीब दी गई थी, मुनक्किद हुई, जिसमें आप बड़े ज़ौक़ से और बड़े शौक़ से तशरीफ़ लाए। तो जनाब वसीम मुमताज साहब की तरफ से कुछ अहबाब को जो है ये पेश की जा रही हैं, तो मैं फर्दन जो है वो मैंने एक और बात जो है इंकशाफ किया है कि ये नाम जो है मैं अभी जिंदा हूँ मुमताज लैशी साहब ने खुद तजवीज़ किया है और मैं ये समझ रहा था कि उनकी गज़ल का, क्योंकि ये पूरा मतलब है अपने
पहला नंबर है थोड़ा साइड से जल्दी जाओ थोड़ा साइड से जनाब शाकिर अलवी साहब गुलाम हुसैन कमला जनाब हशमुल्लाह दिलवी साहब जिंदाबाद इशफाक कादरी साहब जनाब मुरीद अब्बास काबर साहब मजीद खावर साहब जिंदाबाद बिजली बुलाई है खबर ने बिजली बुलाई है बड़ा एजाज राशिद साहब जनाब ख्वाजा एजाज साहब बड़े प्यारे शेर नौजवान निहायत ही खूबसूरत लहजे के शायर खुरम जमील बड़े प्यारे शायर हैं एक और नौजवान शायर मसद जावेद अंदर का मैं अभी पेश करता हूँ ये राशिद की है मैं आपके अभी पेश करता हूँ कुछ लोग रहने के लिए दुआएं करो आपका शुक्रिया नवाज बेटा